हेलो। Those who have come on, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ देम, क्योंकि आप लोग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को अब परफेक्ट टाइम पे लेके आ रहे हैं। दोज हु आर नॉट येट हियर, उनको मैं बाहर देखता हूँ बाद में, ठीक है। सो इट्स अ ऑनर, इट्स अ प्रिविलेज टू हैव, I won't say one of my friends, I would say one of my guru in this field. I had not been a teacher professionally, but there are very few people who have, inspired me to become a teacher. बहुत कम लोग हैं ऐसे जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया, इंस्पिरेशन दिया कि टीचर का काम कितना ये होता है, बोलते हैं ना, डेलिकेट होता है, कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी से भरा होता है। एंड दे हैव ऑलवेज प्रमोटेड मी। वन ऑफ देम इज मिस्टर सागर पवार सर। I was sitting with them in the office and I asked, sir, I knew about his ATD, GD art, but then he started the fair list of all the degrees that he has. And believe me, it's a honor on the very second guest lecture session कि we have a very big name and who is very well qualified, educated, loved by his students. He is there in government job. गवर्नमेंट नौकरी जब होती है बेटा, तो टीचर्स को प्यार करना बच्चों का ये बहुत रेयरली देखने मिलता है। बट आई हैव सीन हिज क्रेज। I had been with him in Lokmanya school for many works, and there Sagar sir has always, surprised me with the element of fact that he is loved by everybody. And in the friend circle आप बोलिए एकदम शांत है, और एकदम बोलते हैं ना, एक विराट कोहली कैसे लास्ट ओवर में अगर 12 रन होते हैं तो एकदम जुझारूपन से खेलता है, वैसे एक व्यक्ति हमारे साथ है। सो सागर सर, इट्स अ ऑनर, इट्स अ प्रिविलेज टू हैव यू ओवर हियर, एंड आई विल रिक्वेस्ट आरव टू प्लीज कम फॉरवर्ड। आरव इधर आओ बेटा, एंड टू वेलकम सागर सर विद द टोकन ऑफ लव। आ जाओ बेटा, सर को दो ये, ऊपर आ जाओ, सर को भी बोलो ऊपर आओ। वेलकम सर। एंड यस, आप मुझे रोज 1.5 घंटे 2-2 घंटे सुनते हो, सो आई वोंट टेक मच टाइम। आई रिक्वेस्ट सर कि आप करिए। हमारे ऑनलाइन भी दोस्त जुड़े हुए हैं, तो ऑन एंड ऑफ वी विल गो टू ऑनलाइन क्वेश्चंस एज वेल। आई होप योर क्वेश्चंस आर लिस्टेड, एंड सर आप स्पेशल ध्यान उस पर दीजिएगा। आप आगे आ जाओ लगे तो, क्योंकि हाँ, ही इज द वन हु वांट्स, ही वाज एक्साइटेड। आर्ट्स में उसको करना है, बाकी तो करने ही वाले बहुत सारे हैं। आज किसी का सपना बनेगा। कुछ क्वेश्चंस मैं भी पूछता रहूंगा जो इनके हैं। So it's over to you, sir. हेलो दोस्तों, जैसे कि आशीष सर ने बताया, मेरा नाम है सागर पवार। मैंने आर्ट फील्ड में अपना एजुकेशन किया है आफ्टर 10th। 10th के बाद अपने अलग अलग सोर्सेस शुरू हो जाते हैं। उससे पहले हम सोच लेते हैं कि हमें आगे जाके क्या करना है, क्या बनना है। अलग अलग माइंड्स होते हैं, अलग अलग नेचर होता है हर एक का। उस हिसाब से हम अलग अलग फील्ड चॉइस करते हैं अपने खुद के लिए। सभी लोग एक ही फील्ड चॉइस करेंगे या फिर कोई तो भी एक ही फील्ड टॉप पे होगा, ऐसा तो कुछ होता नहीं। अलग अलग फील्ड है तो उसके रेशोज भी अलग अलग होंगे, उसके सक्सेस रेट भी अलग अलग होंगे। सभी लोग एक ही कैटेगरी में जाएंगे, एक ही लेवल में जाएंगे, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। डिपेंड करता है अपनी मेहनत पे, अपने पैशन पे। तो जैसा अपना पैशन होगा तो उस हिसाब से अपना करियर आगे जाके फाइनलाइज होगा।
अपने करियर के लिए हमें पैशनेट होना तो बहुत ज़रूरी है। साथ ही में हमको सही तरह से गाइडेंस मिलना वो भी बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग बहुत पैशनेट होते हैं लेकिन उनको सही गाइडेंस नहीं मिलता, आगे जाके वो डोमिनेट हो सकते हैं, ऐसा भी होता है। तो उसके लिए सही गाइडेंस होना और वो सही वक्त पे मिलना वो भी बहुत ज़रूरी है। जब मैं स्कूल में था, अपने ऊपर से थोड़ा सा पर्सनल बताता हूँ। स्कूल में था तो पढ़ाई मेरा ठीक था, मतलब बहुत कुछ डाउन भी नहीं और बहुत कुछ अच्छा भी नहीं, लेकिन पढ़ाई में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। जब तक मुझे समझ में आ गया था कि मेरा ड्राइंग फील्ड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। जब मैंने बहुत कम, मतलब फोर्थ या फिफ्थ स्टैंडर्ड में मुझे पता चल गया कि मेरा ड्राइंग बाकी लोग से ठीक, अच्छा नहीं, बहुत अच्छा भी नहीं, ठीक है। मैंने एलिमेंट्री इंटरमीडिएट एग्जाम करा है, उसमें भी मुझे बहुत कुछ अच्छे ग्रेड नहीं थे। सी ग्रेड में दोनों एग्जाम मैंने कवर किए। अभी आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भी की हो एलिमेंट्री इंटरमीडिएट, तो आपको समझ में आया होगा कि उसके ग्रेडेशन कैसे रहते हैं। अपनी कोशिश तो यही रहती है कि ए ग्रेड मिले। मुझे उस वक्त सी ग्रेड था, फिर भी मुझे लगता था कि नहीं, मेरा बाकी लोग से ड्राइंग अच्छा है। भले ही एग्जाम में मुझे कम मार्क्स मिले हो, लेकिन मेरा ड्राइंग ठीक है, मैं उसके ऊपर कॉन्फिडेंट रख सकता हूँ। तो आगे जाके मैंने 10वीं तक तो, 10th तक तो बेसिक एजुकेशन होता है, वो तो आप सबको करना है। अभी 10th है, 12th है, ये बेसिक एजुकेशन है अपना, इतना तो अपने को करना ही है कोई भी कंडीशन में। आज आप सब लोग 10th के स्टूडेंट्स हो। 10th के बाद में और भी सारे फील्ड आएंगे। तो मैं ये बता रहा था कि 10th मैंने जैसे तैसे कवर कर लिया। आफ्टर 10th मुझे जल्दी से जल्दी ड्राइंग फील्ड में जाना था। मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हो गई थी कि मैं कब ये फील्ड में जाऊं और अपना काम शुरू करूं। इतना पैशनेट हो गया था मैं जब तक। तो बाद में मैंने, उसका बेसिक कोर्स होता है फाउंडेशन। अभी कोर्सेज के अलग अलग टाइप्स हो गए, तो मैंने फाउंडेशन कोर्स किया। उसके बाद में आर्ट टीचर कोर्स किया। उसके बाद में गवर्नमेंट डिप्लोमा जीडी आर्ट्स, ड्राइंग एंड पेंटिंग, उसमें डिप्लोमा किया, वो 5 साल का होता है। उसके बाद में मुझे लगा कि मुझे इसको, ये जो मेरा डिप्लोमा है, इसको कहीं तो भी एक अच्छा एजुकेशन टच मिलना चाहिए। उसके लिए मैंने डिप्लोमा इन आर्ट एजुकेशन, ये पोस्ट डिप्लोमा किया। और ये मैंने किया, जो इससे पहले मैंने जीडीआर्स करा था वो नासिक में किया था। उसके बाद में मुंबई में सर जे स्कूल ऑफ आर्ट में मैंने डीपेड। वो होने के बाद में जब मैं सर्विस में आया तो मुझे लगा और इसको कुछ तो भी एक गोल्डन टच देना चाहिए अपने फील्ड के लिए। तो फिर मैंने आर्ट मास्टर का कोर्स कर लिया। तो इस तरह से मेरा एक जर्नी था एजुकेशन का, और वो सब मैंने एक ही फील्ड में किया। ऐसा नहीं कि मैंने ये फील्ड में एमए कर लिया, बाद में मुझे लगा ये सब्जेक्ट ठीक है, मैं दूसरा सब्जेक्ट में एमए कर लेता हूँ। ऐसा अलग अलग फील्ड चॉइस नहीं की मैं एक ही ट्रैक पे आगे 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 कंटिन्यूअसली करने लगा। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ अभी तुमको। क्या होता है ना कि ये बेसिक एजुकेशन तक तो अपन आ जाते हैं, लेकिन आगे जाके हमारा डाइवर्शन बढ़ जाता है। तो मैंने अभी ये कर लिया तो चलो छोड़ो इसको, मैं दूसरा ये कर लेता हूँ। ऐसे करते करते हम खुद बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो अपना जो फील्ड है, पहले चॉइस कर लो कि अपने को क्या करना है।
आप सब लोग ड्राइंग तो नहीं कर सकते हो, ये जरूरी भी नहीं है। आप सबके अलग अलग चॉइसेस होंगे, अलग अलग टारगेट्स होंगे, गोल्स होंगे, वो आप अलग अलग फील्ड के जरिए कवर करेंगे। तो जो भी फील्ड चॉइस करो, उसे स्टेप बाय स्टेप आगे आगे बढ़ते जाओ। अलग अलग फील्ड उसमें मत इन्वॉल्व करो। तो जैसे मैं बता रहा हूँ तुमको कि एक ही फील्ड आगे आगे कैसे करना है, वो आप डिसाइड कर लो। ऐसे करते करते आप अपने सही मुकाम तक पहुंच सकते हो। अभी आफ्टर 10 आपके लिए मैं सिर्फ विजुअल आर्ट्स के बारे में बोलूंगा। अदर फील्ड के बारे में आप मुझसे अच्छा जान सकते हो, या फिर मेरे अलावा आपको कोई और अच्छा गाइड कर सकता है। मैं अपने फील्ड के बारे में ही बोलता हूँ। आफ्टर 10th जो आता है सबसे पहले, वो होता है फाउंडेशन कोर्स। ये जो फाउंडेशन कोर्स है, ये बहुत बेसिक कोर्स है। इस कोर्स में आपको विजुअल आर्ट्स में नेचर ड्राइंग, ऑब्जेक्ट ड्राइंग, मेमोरी ड्राइंग, पर्सपेक्टिव, प्रिंट मेकिंग, क्लेवर, ये सब के एकदम बेसिक टाइप में समझाया जाता है। आपसे उस टाइप के वर्क कराए जाते हैं। ये हुआ फाउंडेशन। फाउंडेशन के बाद में आपको और भी ये हो गया फाउंडेशन आफ्टर 10th। आफ्टर 12th ये अलग आते हैं। और तो मैं फाउंडेशन के बारे में बोलूंगा पहले। तो फाउंडेशन के बाद में आप सीधा जीडी आर्ट्स कर सकते हो, या फिर इंटीरियर कर सकते हो, या फिर क्राफ्ट टीचर कोर्स, ये भी आप सेपरेटली कर सकते हो आफ्टर 10th। तो ये छोटे छोटे कोर्सेस, बहुत सारे लोग ये कोर्सेस करके भी आगे अपना फील्ड बना रहे हैं। तो ये कोर्स किस लिए करना है कि आपको शुरू में ड्राइंग में एक घुल मिल जाना है, आपको रूटीन पे आना है, फिर आगे उसका फाइन कोर्स चालू होंगे। तो फाउंडेशन के बाद में आता है जीडी आर्ट्स, इंटीरियर, उसके बाद में आपको कमर्शियल आर्ट्स, जिसको आप अप्लाइड आर्ट्स भी बोलते हैं। तो ये प्रिंट मेकिंग, ये अलग अलग टाइप के कोर्स शुरू हो जाते हैं। इसके जरिए आपको जॉब नहीं मिलेगी। ये बेसिक कोर्स है। इससे लेके आप आगे के कोर्सेज करते हो, तो उसके बाद में आपको जॉब मिल सकती है। लेकिन ये सब जॉब जो है, ये प्राइवेट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब नहीं। अभी मैं 12th के बाद में बताता हूँ। आर्ट टीचर डिप्लोमा। ये जो आर्ट टीचर डिप्लोमा है, ये बहुत सालों से ये कोर्स चल रहा है अपने स्टेट में। ये कोर्स करने के बाद में ही आर्ट टीचर बनते हैं। जो भी स्कूलों में आर्ट टीचर होते हैं, उनका बेसिक एजुकेशन ये होता है। आगे जाके वो और भी कोर्स करते हैं, कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, लेकिन उनको ये बेसिक कोर्स होना जरूरी है। इसके जरिए जॉब मिलती है, फिर वो प्राइवेट स्कूल हो, गवर्नमेंट स्कूल हो, या फिर सेंट्रल स्कूल, इसके जरिए जॉब मिल सकती है। तो ये जो कोर्स होता है, ये कोर्स है 2 सालों। इन 2 सालों में यहाँ पे जो फाउंडेशन करा था, ये फाउंडेशन टाइप पहला साल होता है, और उससे एडवांस दूसरा साल होता है। उसमें और भी सब्जेक्ट्स है, वो मैं अभी बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो उसके लिए मैं उसके ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ। एक क्लॉकवाइज मैं आपको बोलता हूँ। एटीडी है। एटीडी के बाद में, जैसे मैंने यहाँ पे बोला था, जीडी आर्ट्स, गवर्नमेंट डिप्लोमा,
फाउंडेशन के बाद में जीडीआर्स होता है 4th ईयर का, और एटीडी के बाद में जीडीआर्स होता है 3 सालों। यहाँ पे होता है 3 सालों। यहाँ पे आपने 2 साल शुरू में एजुकेशन किया, बाद में 3 साल किया, टोटल हो गया 5 साल। यहाँ पे भी आपने 1 साल किया, यहाँ पे आपने किया 4 साल, ये भी हो गया 5 साल। इस टाइप के ये कोर्स। बाद में आप चाहो तो अपने लिए, खुद के लिए उसी फील्ड में थोड़े थोड़े अलग अलग जो शेड्स होते हैं, उसी टाइप के अलग अलग कोर्सेस भी कर सकते हैं। इंटीरियर, बाद में अप्लाइड आर्ट, उसके बाद में प्रिंट मेकिंग, ये जो होता है क्ले का, क्ले के लिए एक अलग कोर्स यहाँ से शुरू होता है, फाउंडेशन से। क्ले बोलो या स्कल्पचर बोलो, स्कल्पचर का भी अलग कोर्स होता है। तो ये जो कॉलेजेस होते हैं, ये कॉलेजेस हमारे स्टेट में गवर्नमेंट के बहुत कम कॉलेजेस है। उसमें जो प्रॉपर गवर्नमेंट के कॉलेज जो है, तो वो है मुंबई में, बाद में है औरंगाबाद, उसके बाद में है नागपुर। ये 3 जगह पे सिर्फ गवर्नमेंट के कॉलेज, सिर्फ 3 जगह। लेकिन गवर्नमेंट ग्रांटेड कॉलेजेस जो है वो जिला स्तरीय होते हैं। जैसे अपने यहाँ पे नासिक में है, धुलिया में है, ऐसे अलग अलग जगह पे ग्रांटेड कॉलेजेस हैं। तो ग्रांटेड कॉलेजेस भी बहुत अच्छे होते हैं। हमारा अगर गवर्नमेंट में जॉब नहीं, गवर्नमेंट में नंबर नहीं लगता, एडमिशन नहीं होता, तो हम ग्रांटेड कॉलेज में भी एडमिशन करा सकते हैं। वहाँ पे भी आपको अच्छा एजुकेशन मिलेगा। गवर्नमेंट में अपना अगर नंबर लगता है तो बहुत सारी फैसिलिटी अपने को इजीली अवेलेबल हो जाती है। जैसे अच्छी अच्छी क्लासरूम है, वहाँ पे हॉस्टल है, वहाँ पर वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो भी आपको बहुत साथ देता है। ये सब चीज़ें आपको अच्छी गवर्नमेंट कॉलेजेस में मिलती है। बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं अभी आफ्टर 12th आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट के लिए बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं कि अगर आर्किटेक्ट बन जाए तो फिर आगे का अपना प्रोफेशन भी ड्राइंग फील्ड में भी रहेगा और अच्छा इनकम सोर्स भी रहेगा। ये बेसिक सोच हम सबकी होगी। आर्किटेक्ट के कोर्स के लिए आपको 12th करना जरूरी है। उसमें से आपको साइंस फील्ड या कॉमर्स फील्ड, ये दोनों फील्ड आपको, ये दोनों फील्ड में से आपको 12th करना जरूरी है। उसके बाद में आपको अगर अच्छा कॉलेज होना है, क्योंकि जो प्लेसमेंट होती है, जो आगे का प्रोफेशन वर्क होता है, वो तो आपने कहाँ से आर्किटेक्ट किया है वो भी उतना ही मैटर करता है। वो अगर कहीं पे तुमने छोटे से इंस्टीट्यूट से अगर किया हो तो आपको जॉब के सोर्सेस या फिर वर्क के सोर्सेस बहुत कम हो जाते। वही अगर आपने अच्छी कॉलेज से अगर आर्किटेक्ट किया है तो आपके लिए सोर्सेस और बढ़ जाते। जैसे हम लोग भी देखते हैं कि कौन से इंस्टीट्यूट से आपने इंजीनियरिंग किया है, उस हिसाब से आपको आगे जाके कंपनियां अप्रोच करती है अच्छे अच्छे। वही यहाँ पे भी लागू होता है। तो आर्किटेक्ट के लिए आपको शुरू में अच्छा कॉलेज अगर लेना है तो उसके लिए एक नाटा एग्जाम होती है, एंट्रेंस एग्जाम होती है।
वो एंट्रेंस एग्जाम देना जरूरी है। वो एंट्रेंस एग्जाम जो है वो अप्रैल के करीबन होती है आफ्टर 12th। और फील्ड भी आपका साइंस होना चाहिए, मैथ होना चाहिए, है ना, ये हिसाब से आपको जाना है। बाद में एंट्रेंस एग्जाम जो नाटा की होती है, तो उसके लिए 3 से 4 सब्जेक्ट होते हैं। उन सब्जेक्ट में आपका विजुअल कितना क्लियर है उसका टेस्ट लिया जाता है। 1 या 2 दिन का वो कुछ छोटे छोटे एग्जाम दिए जाते हैं आपको। और डिटेल्स भी आपको अलग सोर्सेस से मिल सकती है। जो क्लास में नहीं लेता हूँ उसका सिर्फ मुझे बाहर से आइडिया है, उसके बारे में मैं अभी आपको बता रहा हूँ। उसके प्रैक्टिकल एग्जाम होती है और थेरेटिकल भी होती है। तो उसमें आपका विजुअल कितना क्लियर है ये देखा जाता है, इसकी टेस्ट की जाती है। और उसके रैंक के हिसाब से, मेरिट के हिसाब से फिर आपका नंबर अच्छे कॉलेज में लग सकता है। मैंने गवर्नमेंट कॉलेज आपको बोले 3 ही कॉलेज हमारे स्टेट। एक है जेजे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई, दूसरा है गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट औरंगाबाद, तीसरा है गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट नागपुर। ये 3 कॉलेज। इसमें जो लोग ड्राइंग में विजुअल आर्ट्स में तो अपना करियर करना चाहते हैं, वो लोग इन 3 कॉलेज के लिए कोशिश करते हैं। आप में से अगर कोई ड्राइंग फील्ड में जाना चाहता है, विजुअल आर्ट्स में जाना चाहता है, तो आपको भी यही कोशिश करनी रहेगी। तो आपको आगे जाके बहुत अच्छे अच्छे चांसेस मिल सकते हैं। एक फील्ड जो है उसके बारे में बहुत ज्यादा, क्या बोलेंगे उसको, मेरा बहुत ज्यादा अट्रैक्शन दिन ब दिन बढ़ने लगा है। और वो जो फील्ड है वो फील्ड है स्कल्पचर। स्कल्पचर ऐसा फील्ड है जो दिखने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन सबसे हार्ड मीडियम वही। उसमें अलग अलग टाइप के मीडियम होते हैं, जैसे फाइबर हो गया, पीओपी हो गया, स्टोन आ गया, है ना, सिरेमिक आ गया, बाद में मार्बल आ गया। ये जो नेचर मीडियम होते हैं या फिर कुछ अभी फाइबर जैसा मैनमेड होता है, तो ये मीडियम के साथ में आपको वर्क करना होता है, इसको आकार देना होता है। तो ये फील्ड जो लगता है ना मुझे सबसे ज्यादा क्या बोलेंगे उसको, चैलेंजिंग लगता है। शुरू में मुझे किसी ह्यूमन का एज इट इज फेस बनाना वो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग लगता था। तो उसकी वजह से मैं ये फील्ड में झुक गया। आगे जाके मैंने वही काम किया, पोर्ट्रेट वर्क। लेकिन जब मैं इस फील्ड में काम करने लगा, तो अब मुझे लग रहा है कि अगर मैं शुरू से स्कल्पचर वर्क करता तो आज मेरा आनंद कहीं और होता, और भी ज्यादा मुझे इसमें आनंद मिल सकता। स्कल्पचर वर्क बहुत हार्ड वर्क होता है। जो लोग स्कल्पचर करते हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज देख लो आप, उनके हाथ देख लो आप कैसे होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि उनको वो उतना वर्क करना पड़ता है फिजिकली। और किसी भी चीज को स्टोन बोलो या फिर मार्बल बोलो, इनको आकार देना इतना आसान काम नहीं है, वो भी अपने चॉइस के हिसाब से। हमने देखे है कि जो भी मीडिया है, जो माध्यम है, जो लॉन्ग टर्म के लिए टिक सकता है वो स्कल्पचर है। हमने देखा है कि वेरूळ अजिंठा या फिर अपने इंडिया में अलग अलग जगहों पे गुफाएं हैं, उनमें स्कल्पचर किए गए हैं जो बहुत पहले से, हम तो सोच भी नहीं सकते कि उनको कितना साल हुआ होगा।
हम तो सिर्फ गेस कर रहे हैं कि आज से तकरीबन 1200 साल पहले, 1500 साल पहले या 2000 साल पहले ये सब उन्होंने किया होगा। लेकिन इतना पुराना किया होगा आर्ट वर्क आज भी हम लोग देख रहे हैं या फिर उससे समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सोचो उन लोगों ने जो किया वो काम कितने सालों तक चला। आज हम लोग सोचते हैं कि मैं आज जो काम करूं या फिर आज कोई अ, ऐसा काम करूं अपनी लाइफ में जिसके लिए हम लाइफ लगा देते हैं, वो काम तकरीबन इससे आगे 50 साल तक टिकना चाहिए। इतना तो बेसिक अपन सोचते हैं। आगे जाके 50 सालों तक ये काम रहना चाहिए, मेरा नाम रहना चाहिए। उन लोगों ने हजारों साल पहले काम किया होगा, सैकड़ों साल पहले काम किया होगा। वो आज भी हम देखते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। उनमें जो बहुत सारी स्टोरीज बताई गई वो कितनी सच है या कितना क्या है पता नहीं, लेकिन जो भी है हम वो स्टोरी तो समझ सकते हैं ना। उसमें क्या क्या इमोशंस है, क्या क्या चीजें हैं, ये तो हम समझ सकते हैं। तो वो सब चीजें कितना सही तरीके से उसको रचा गया है, लिखा गया है, और उसी चीज को आपके सामने विजुअल्स में दिखाया भी गया। और वो करने के लिए उनको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ी। एक ही आदमी की कई पीढ़ियां उस काम में लग गई, तब जाके वो रिजल्ट आज अपने को देखने को मिला। तो ये जो आर्ट फील्ड है ये हॉबी बोल के ठीक है। मैं तो बहुत सारे स्टूडेंट को बोलता हूँ कि हॉबी करके आर्ट फील्ड, विजुअल आर्ट ठीक है, लेकिन उसमें ही अगर करियर करने जाओ तो बहुत मुश्किल है। आपको कोई एग्जाम देके ऑफिसर बनना आसान बात है। उसके लिए आपको शायद कुछ साल लगे, लेकिन आपको आर्टिस्ट बने रहने के लिए जिंदगी भर मेहनत करनी पड़ेगी, आखिरी सांस तक। और ये आर्ट फील्ड ऐसा है कि आप जितना ज्यादा इसमें इन्वॉल्व होते हो उतना ज्यादा आपको एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है और उतने ज्यादा आप मैच्योर्ड बनते जाते हो। कुछ लोगों को देखा है मैंने, कुछ लोगों को देखा है मैंने चुनिंदा वर्क करते हैं, ड्राइंग वर्क, और वो भी हॉबी वर्क करते हैं, और तुरंत ही रातों रात वो आर्टिस्ट बन जाते हैं। खुद के नाम के आगे आर्टिस्ट लेबल लगा लो। ये जब मैं देखता हूँ तब सोचता हूँ कि जो लोग ने अपनी पूरी लाइफ बिता दी इस क्षेत्र में फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं हुए, और ये कुछ लोग थोड़ा सा काम करते हैं और एस्टेब्लिश हो जाते हैं। तो ये जो आर्ट फील्ड है ये आपको एस्टेब्लिश होने नहीं देता है। एक रीजन बताता हूँ, ये बात बताना। स्कूल में बच्चे होते हैं, बच्चे बचकाना सवाल करते हैं। उनका सवाल बहुत जेन्युइन होता है। वो पूछते हैं कि सर आप बताओ कि हमारे इंडिया में सबसे टॉप का आर्टिस्ट कौन है, पेंटर कौन है, एक नंबर। अभी मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि इसको जवाब दूं तो कैसे दूं। उसी टाइम मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें आने लगती है कि ये आर्टिस्ट, वो आर्टिस्ट, वो आर्टिस्ट। अभी जवाब कैसे दूं, क्योंकि ये जो फील्ड है ये फील्ड कहीं पे भी आपको स्टेबल नहीं होने देता या फिर आपको चोटी पे नहीं रखता है। किसी एक काम की वजह से, किसी एक पेंटिंग की वजह से आप फेमस हो जाते हो। बाद में दूसरा आर्टिस्ट आता है, वो उसकी काम की वजह से फेमस हो जाता है।
ऐसे कई आर्टिस्टों के बारे में होता रहता है, अप्स एंड डाउन। तो ये जरूरी नहीं है कि आप बस शिखर पर पहुंचे जाए, ये अप्स एंड डाउन होता रहता है। तो ये बात मुझे स्कूली स्टूडेंट को बताने में बहुत मशक्कत करनी पड़ती। शायद आप जल्दी से। आपका फेवरेट आर्टिस्ट कौन है? मेरे तो बहुत सारे आर्टिस्ट। भी ऐसा अपेक्षा क्रिकेटर को भी पूछा जाता है ना कि आपका फेवरेट प्लेयर कौन है, तो वो एक तो नाम बताता है सर, तो आपका फेवरेट आर्टिस्ट। सर मुझे यही सवाल और अलग तरीके से मुझे पूछा गया कि आप जिसे फॉलो करते हो, आपके गुरु कौन है, तो मैं एक नाम लेके कैसे हो सकता है। बट फिर भी एक कोई नेम करना होगा। सर वो फाइनल हो ही नहीं सकता। जैसे सर हमको तो बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे लोगों से थोड़ा 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 नॉलेज इकट्ठा किया है, और जो भी किया है आज मुझे समझ में आया है कि जो मुझे लगता है कि ये, हाँ ये मुझे इनके जरिए सबसे बेस्ट मिल गया, कल जाके उसमें कुछ खामियां भी लगती है, या फिर और अच्छा भी लगता है। अरे नहीं, मैं जब उसको समझ रहा था तब उसकी क्वालिटी मुझे 50% लगी, लेकिन आज मुझे उसकी क्वालिटी 100% लग रही है। ये माइंड चेंज होता रहता है, और ये सिर्फ अपना नजरिया है। ये अपना नजरिया हम हर वक्त थोड़ा थोड़ा बदलते रहते हैं। तो उसके लिए ऐसा कुछ फाइनल नहीं बोल सकते। अपने गुरुओं के बारे में भी कई सारे नाम लेने होंगे जो अपने लाइफ में है। और वही बात अपने आर्ट फील्ड के बारे में भी लेनी होगी कि कई सारे आर्टिस्ट है जो, जिन लोगों ने अपना खुद का नाम भी नहीं लिखा, इतना बड़ा वर्क कर गए, वेरू अजिंठा जैसे, उन लोगों से लेके आज तक के मेरे से जूनियर तक छोटे छोटे बच्चे भी, उनसे भी बहुत सारा कुछ अपने को मिलता रहता। तो ये मैंने अभी तक अपने फील्ड के बारे में बताया। अभी मैं आपको एक, जो मैं शुरू में बोलने वाला था, लेकिन अभी मैं वो बात बता। हम में से हर एक को अलग अलग माइंड नेचर ने दिया। अलग अलग माइंड के हिसाब से हम किसी एक चीज के ऊपर अलग अलग तरह से सोचते हैं। जैसे आपको कोई एक टॉपिक दिया गया हो, तो एक टॉपिक के लिए आपकी राय अलग अलग टाइप्स की हो सकती है। सर फन टाइम थोड़ा सा मैं बीच बीच में देख रहा हूँ कि हमारी ध्वनि बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, प्रेशा से बार बार कुछ इनसाइट्स शेयर कर रही है। ध्वनि चलिए आप क्या शेयर कर रहे हो, आपसे शुरुआत करते हैं। डिवाइन सेशन भी होने वाला है, अब थोड़ी सी मजाक मस्ती भी सर के साथ होगी, तो प्लीज ध्वनि क्या स्कल्पचर। ओके सर, स्कल्पचर के बारे में मैंने भी बहुत मतलब ये किया हुआ है। Ask if you want to ask something. मी त्यांना विचारणार होतो, पण पहिले मला जे एक्सप्लेन करायचं होतं ना। वो भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है सर, कुछ चैनल मैम ने हमें बुलाया कि वो भी शायद कुछ पूछना चाहते ठीक है, हैं, ठीक है। शायद पूछ नहीं रही। देखो बेटा, ये जो स्कल्पचर होता है, ये स्कल्पचर के लिए आपको बेसिकली ड्राइंग से जाना होता है। दिखता तो वो मॉडल है, लेकिन शुरू में आपको ड्राइंग से जाना होता है। तो इसके लिए भी एक अलग फाउंडेशन कोर्स होता है। और ये स्कल्पचर का जो कोर्स है, ये कोर्स बहुत कम जगह पे अपने यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो मैंने देखा है वो अपने यहाँ पे नासिक में है, खामगांव। खामगांव वो नगर साइड वहाँ पे है। वहाँ पे भी बहुत अच्छा कॉलेज है। बाद में जळगांव, जो मैंने देखे वो बोल रहा हूँ, और भी कई सारे हो सकते हैं, जेजे स्कूल ऑफ आर्ट, इन जगहों पे मैंने देखे। तो हम लोग जो ड्राइंग वाले होते हैं ना, तो वो थ्योरी से बहुत भागते हैं, है ना। हमारा हमेशा का वैसे ही था, शुरू से हम लोग थ्योरी से भागते थे। सिर्फ जितना काम निकालना है उतना पढ़ लेना, उतना पेपर लिख लेना, सिर्फ पास हो जाना, वो सब्जेक्ट के लिए। बाकी अपना जो फील्ड है, जो पसंदीदा है, विजुअल बोलो, अभी आप स्कल्पचर बोल रहे हो,
तो ऐसे अपना जो फील्ड है पसंदीदा उसमें ज्यादा मेहनत लेंगे, उसमें कवर कर लेंगे, लेकिन ये थ्योरी दूर कर दी। लेकिन ये जो स्कल्पचर है इसके लिए थ्योरी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको इसमें इंडियन हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए, वेस्टर्न हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए। उसके बाद में आपको जो है सौंदर्य शास्त्र बोलते हैं उसको, सौंदर्य शास्त्र, एस्थेटिक, एस्थेटिक्स का भी अच्छा नॉलेज होना चाहिए। बाद में क्रिएशन भी आपका अच्छा होना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप उसमें पैशनेट होने चाहिए। तो ये सारी चीजें मैंने स्कल्पचर का वर्क देखा है। शुरू में क्ले वर्क सिखाते हैं, क्ले वर्क से स्टार्ट करके आगे जाके वो पीओपी कास्टिंग होता है, उसका साचा बना, फिर उसका रबर मोल्ड, वो अलग टाइप आता है, फिर उसका फाइबर कास्टिंग, ये अलग टाइप आता है। ये सब तो जो मॉडल अपने को हाथ से बनाना है या फिर जिसको आकार देना है, ये टाइप हो गया। इसमें रिलीफ वर्क भी होता है और कार्विंग वर्क भी होता है, ये दोनों टाइप। बाद में आता है आपका जो सॉलिड फॉर्म है, जैसे स्टोन है, मार्बल है, या फिर पीओपी का भी क्या बोलेगा उसको, ठोकला, क्यूब। तो उसको भी आकार देके शुरू में प्रैक्टिस कराई जाती है। बाद में आपको स्टोन को छन्नी हथौड़े से आपको आकार देना होता है। मैंने ये सब देखा है, हालांकि ये मेरा फील्ड नहीं है, मैं विजुअल आर्ट, फाइन आर्ट, इसके बारे में हूँ। और ये सब जो होता है ये कार्विंग, जो स्कल्पचर होता है वो होता है। तो ये सब भी बहुत ज्यादा, मैं इसके लिए पैशनेट हूँ, मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है। ये ऐसा वर्क जब भी मैं देखता हूँ तो मैं, मुझसे रहा नहीं जाता, मैं बहुत देर तक तो वो देखने में उलझा रहता हूँ कि इसने कैसे बनाया होगा, या फिर इसमें थीम कैसा होगा, या फिर इसमें क्या क्या क्रिएटिव आइडियाज है। ये सब मैं देखता रहता हूँ, क्योंकि कोई भी देखो ये मॉडल 3D होता है, प्लेन भी होता है, 2D भी होता है, 3D भी होता है। और आजकल हम लोग देखते हैं जो बड़े बड़े होटल्स होते हैं, वहां पे आपको 2D के म्यूरल्स आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। ये जो म्यूरल्स है, ये म्यूरल्स को लेके बहुत अच्छा बिजनेस आज चल रहा है। ये म्यूरल बनाने के लिए फाइबर मटेरियल है, बाद में सिफोरेक्स, ये एक हम लोग देखो वो बर्तन घिसने का एक पत्थर रहता है, वो जाली वाला, सीमेंट जैसा, वो सिफोरेक्स है। तो उसको भी अच्छी तरह से कार्विंग हो सकती है, उसका पेस्टिंग भी हो सकता है, तो उसके जरिए अच्छा म्यूरल बन सकता है। ये एक मटेरियल है, मैं मटेरियल के बारे में बोल रहा हूँ। तो इस टाइप का वर्क आप स्कल्पचर के जरिए कर सकते हैं। अभी स्कल्पचर सिर्फ कुछ लोग सोचते हैं कि गणपति मूर्ति बनाने के लिए ही सीमित है, ऐसा नहीं है। हम लोग जो चौक चौक में स्टैचूज देखते हैं, ये स्टैचूज जो है ये पंच धातु से बनाए गए। इसमें अलग अलग तरह के धातु पिघलाकर उसको मॉडल में या फिर उनके साँचे में डाला गया, फिर उससे ये मॉडल बनाया गया। ये जो स्टैचूज बनाए जाते हैं, इनका परफेक्शन होना, रियलिस्टिक होना, या फिर उनमें क्रिएटिव आइडियाज होना, शुरू में ही क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और इसमें आपका एक्सपीरियंस कैसा है इसके ऊपर डिपेंड करता है आपको उसका उस टाइप के काम में। ये ऐसा है। और कुछ डाउट्स है क्या? क्या वुड कार्विंग, बराबर, वो एक माध्यम है, मीडियम है, वुड पे भी कार्विंग किया जाता है। सर सबसे बड़ा क्वेश्चन तो जैसे $1 million क्वेश्चन मैं हमेशा पूछता हूँ, सर पैसा किसमें ज्यादा मिलता है वो बताइएगा। कई सारे पेरेंट्स बैठे हैं जो देख रहे हैं सेशंस को लाइव एंड पेरेंट्स ज्यादा बॉदर्ड इस चीज के बारे में है कि मेरा बच्चा कमाएगा कितना यार, आर्ट्स में चला जाएगा क्या तो कर लेगा, पेंटिंग करना है, और इतना अवेयरनेस नहीं है लोगों इस फील्ड के बारे में, पैसा कैसे कमाएगा। मैंने शुरू में ही बताया कि आर्किटेक्चर
एक ऐसा फील्ड है कि इसके जरिए आप अच्छा अपना सेटिस्फाइड आर्ट फील्ड का काम भी कर सकते हो और अच्छा इनकम भी कर सकते हो, आर्किटेक्चर। लेकिन जो लोग आर्ट फील्ड में आते हैं वो तो पहले सब ये बिजनेस व्यूज छोड़ के आते हैं। वो डिसाइड नहीं करते मुझे कितना कमाना है, वो डिसाइड करते मेरा, एक्चुअली मैं ये बात करने ही वाला था, वो बीच में अपना नहीं थोड़ा सर, सा। एक्चुअल में हमें क्वेश्चन सेशंस को शुरू करना पड़ेगा बिकॉज अब ऑनलाइन भी बहुत सारे क्वेश्चंस है, बच्चों के भी बहुत सारे डाउट्स है और टाइम हमने कम रख लिया है, ऐसा प्रॉब्लम हो गया। ये देखो, शुरू में मैं आपको सर ने जो सवाल पूछा उसका जवाब दे देता हूँ कि आप जो काम कर रहे हो या फिर आपने जो फील्ड चॉइस की, आपका उसमें दर्जा क्या है। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप कमाते कैसे। कोई भी फील्ड ले लो, आप चाहे आर्किटेक्चर लो, आप चाहे एनिमेशन लो, चाहे आप स्कल्पचर लो, चाहे आप अप्लाइड आर्ट लो, ये कोई भी फील्ड है, इसमें आपका दर्जा क्या है, आपका स्टैंडर्ड क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कमाते कैसे। आपने अप्लाइड आर्ट कर लिया मतलब आप मतलब पैसे छापने के लिए तैयार हो गए, ऐसा नहीं है। आपका काम कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हम लोग देखते हैं, डॉक्टर तो बन गए लेकिन सभी डॉक्टर कमाने ही लग गए, ऐसा तो नहीं होता है ना। उनकी प्रैक्टिस या फिर उनका नॉलेज वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो वही यहाँ पे भी लागू होता है सर। ओके, एक एक ऑनलाइन क्वेश्चन है, निधि वांट्स टू आस्क समथिंग। निधि, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क। निधि, अनम्यूट करिए अपने आप को। जी बेटा, जी बेटा, आप फिर से म्यूट कर रहे हो अपने आप को। अनम्यूट करके 1 मिनट होल्ड करो, आप अनम्यूट हो जाता है। सर अगर स्कल्पचर फील्ड में जाना होगा तो 11th 12th में आर्ट लेना या कॉमर्स? जी, अगर स्कल्पचर की फील्ड में आपको जाना है। साइंस लेना है। साइंस फील्ड के जरिए आप स्कल्पचर में जा सकते हो और वो भी आफ्टर 12th। सर, निधि के इस क्वेश्चन से मुझे एक और क्वेश्चन ध्यान में आता है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि आपको डॉक्टर अगर बनना है तो यू हैव टू टारगेट फॉर एम्स जैसे कॉलेज के लिए। हाँ, आर्ट्स में अगर कुछ करना है तो कौन से कॉलेजेस को टारगेट करना है, उसके क्या कट ऑफ निकल के आते हैं, क्या एंट्रेंस एग्जाम्स है? अभी हाल ही के कट ऑफ्स तो मुझे अ, जी मैं ठीक से बता नहीं पाऊंगा। सर, वो कोई लेकिन नहीं बता पा रहा है, नीट के कट ऑफ देख लीजिए आप। जी तो मैं कॉलेज के बारे में बता सकता हूँ कि मुंबई में जो सर जेजे स्कूल ऑफ आर्ट है वो एक कॉलेज है, और भी मुंबई में 2 कॉलेजेस है। मुंबई में आपको अच्छा सोर्स है, बाद में आपको डायरेक्ट जाता है नागपुर स्टेट में, अपने महाराष्ट्र स्टेट में। अगर आप स्टेट छोड़ के जाओ तो आपको और सारे सोर्सेस मिल सकते हैं। तो सर जेजे स्कूल ऑफ आर्ट मैं तो इसी को रेफर करूंगा। और भी कुछ मैंने शुरू में बताया था कि जो ग्रांटेड कॉलेजेस है वहाँ पे भी आपको अच्छा एजुकेशन मिलेगा सर। जी, ऑफलाइन क्वेश्चन जो हमारे सामने बैठे हुए किसी के कोई सवाल है प्लीज। मैं अब वापस प्रियंका आज बात करते हुए देखी पहली बार मुझे लेक्चर्स में। तो प्रियंका, क्या चल रहा था माइंड में, डिस्कशंस क्या हो रहे थे? जीसस कॉलेज सर, कहाँ से? मुंबई। जीसस, वो कौन सा कॉलेज है? आई थिंक मैंने अहमदाबाद के भी एक कॉलेज के बारे में बहुत सुना है, स्टेट गुजरात। छोड़ के है ना सर, और सर भी? वो भी बताइए ना सर, हम सब नहीं, नेशनल बच्चे हैं। अदर स्टेट के मुझे इतना आइडिया नहीं है ना। एक अहमदाबाद में कॉलेज है, आई गेस, बड़ौदा आर्किटेक्चर। में एक जी अच्छा जी कॉलेज है, जी। दिल्ली में भी है। सर ये नाटा क्या है? नाटा के बारे में बहुत सुन रखा है मैंने, मतलब वर्ड ही सुने हैं बस, मेरे को ज्यादा कुछ इसके बारे में मालूमात तो है नहीं कि नाटा के बारे में बहुत बताया जाता है। ये एक एंट्रेंस एग्जाम है। सर किस, हम लोगों ने एंट्रेंस एक्चुअल में एग्जाम बात में, भी करते टाइम पे बोला था। जी सर, एंट्रेंस एग्जाम में आपको कुछ प्रैक्टिकल वर्क देने पड़ते हैं, जो ड्राइंग वर्क भी होते हैं और थ्योरेटिकल पेपर भी होता है। जी तो ये पेपर देके आपका जो मेरिट लिस्ट है वो लगता है।
बाद में कोर्सेज सिलेक्ट करना है आपको, मतलब जो भी हाँ, वो आपको मेरिट करना के ऊपर आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। ये नाटा एग्जाम तो स्पेशली गवर्नमेंट कॉलेज के लिए होते हैं। सर थोड़ा हटके, थोड़ा कॉमेडी क्वेश्चंस आपके जब रेडी हो जाए आप प्लीज हाथ रेस करिएगा, मेरे तो सवाल खत्म नहीं होते। सर एक आर्ट समझ में नहीं आता, उस आर्ट का नाम है एब्स्ट्रैक्ट। सर ऐसा लगता है कि मतलब कलर्स को आपने बस वॉल पे डाल दिया है, फेंका है और ब्रश घुमाया है। ये एब्स्ट्रैक्ट चीज क्या है, मतलब समझ में नहीं आता। ये कलर कॉम्बिनेशन के लिए है, ये ज्योमेट्री के लिए देखा जा रहा है, या क्या है? लाइक मैं कोशिश करूंगा कि बोर्ड पे एक दो एब्स्ट्रैक्ट निकालूं कि उसका मतलब क्या है, वो समझना है। जी देखो, दीपिका, दीपिका, मैं सर बता रहा है। ये जो सर ने सवाल किया है ना, ये बहुत सारे लोग इस सवाल के बारे में क्यूरियोसिटी रहती है उनकी। और बहुत सोचते हैं कि ये कैसे हो गया कि ये कुछ तो भी बनाया गया और इसको मिलियन डॉलर्स में मिल गए पैसे, करोड़ रुपए में ये पेंटिंग बिक गया, ये ऐसे कैसे हो गया। सर वो एक एक राजेश अरोरा का एक बहुत मस्त डायलॉग है, तो बेटे मैंने देखा एम एफ हुसैन ने बकेट भर के कैनवास पे फेंक दी, ठीक है वो कैनवास पे ब्रश घुमा रहा है, वो सोच रहा है क्या बन गया, तब तक तो 10 करोड़ में बिक गया बेटा ये नहीं एब्स्ट्रैक्ट सच में सर। हाँ प्लीज सर, कंटिन्यू। ये तो सर ने जोक्स बोला है। एक्चुअली एमएफ हुसैन ने ऐसी कोई पेंटिंग बनाई नहीं। बनाई नहीं है, उनका स्टाइल नहीं है, इसलिए मैं एम सर का उन्हें नाम यूज जो भी करता हूँ। बनाया प्रॉपरली ड्राइंग करके राइट, उसमें कलर एप्लीकेशन करके फिर उसको पेंटिंग बनाया। राइट, और उन्होंने जो भी बनाया वो अपने आप बनाने वाला कुछ भी ऐसी लाइन नहीं थी, वो उनकी खुद की लाइन। जो भी उन्होंने ड्राइंग्स बनाए राइट, उसमें लाइन ड्राइंग बहुत मैटर करती थी। तो ये उनकी मैच्योरिटी थी। और सारे कई आर्टिस्ट है जो ये फंडे इस्तेमाल करते हैं कि अचानक से दिख रहा है कि अरे ये पूरा कैनवास दिख रहा है, मैं इसको क्या करूँ क्या करूँ। फिर कलर्स तैयार कर लिए, उसका घोल बना लिया, फिर चलो जल्दबाजी में होता है ना ऐसा जी, कि हम लोग जल्दबाजी में तुरंत अप्लाई करने के लिए कलर फेंक देंगे या फिर स्प्रेड कर देंगे। स्प्रेड करने के लिए ये मेथड करना यूज करना पड़ेगा कि अपने को फेंकना होगा, होगा। तब वो स्प्रेड होगा। ये आइडिया है। तो ऐसे कई सारे हथकंडे आर्टिस्ट जो होते हैं वो अपने स्टाइल के हिसाब से यूज करते हैं। अभी देखो किसी आर्टिस्ट ने ऐसे कलर एप्लीकेशन स्प्रेड करके या फिर कुछ एब्स्ट्रैक्ट टाइप करके कोई एक वर्क बना दिया, एक वर्क बनाया, दो वर्क बना, लेकिन वो काम वो हमेशा कर सकता है, वो लोगों को अप्रिशिएट होगा क्या, ये भी ज्यादा जरूरी है। वो कुछ भी करेगा, लोग देखेंगे और उसको परचेस करेंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। अच्छा रहेगा तो ही परचेस करेंगे। और अच्छा क्या क्या रहेगा तो उसमें बेसिक फंडामेंटल्स होना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप चाहे ड्राइंग बना के वर्क करो या फिर एब्स्ट्रैक्ट वर्क करो, उसमें बेसिक फंडामेंटल्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो आपको एक्सपीरियंस से पता चलता है राइट, कि बेसिक फंडामेंटल इसमें क्या दिख रहा है। राइट, राइट। किसी भी चीज को आप ऐसे ही जज नहीं नहीं कर वो सकते। तो एक खैर मजाक था नहीं सर, नहीं नहीं, लेकिन मैं सबके जी डाउट्स क्लियर कर रहा हूँ सर। एब्स्ट्रैक्ट आई हैड बीन लाइक, जब हम लोगों ने लिटिल एंजल्स में भी उसके इंटीरियर्स चल रहे थे, या फिर कोई भी स्कूल्स में, बड़े बड़े स्कूलों में मैंने जाया, डीपीएस वगैरह में गए, तो जनरली रिसेप्शन के पीछे एक एब्स्ट्रैक्ट ही लगा होता है। और पता नहीं क्यों, सर, लेकिन उसका एक बेसिक जी, रीजन भी आपको बोलता जी, हूँ। एब्स्ट्रैक्ट होने की वजह कि आपको वो जल्दी से क्लियर नहीं होता इसमें क्या है। ये एक बेसिक फंडा है जो बहुत सारे यहाँ पे यूज किया जाता है कि आपको जल्दी से क्लियर नहीं होता है। आप थोड़ा देर उसको देखते रहते हो, उसमें समझने की कोशिश करते हो, आप एंगेज होते हो उसमें, राइट, है ना। ये सबसे बढ़िया ट्रिक है जो मैनेजमेंट वाले उनकी, कि आपको एंगेज करना है। exactly. And the art, the most successful art is the art which engages the audience, right? So अब ये मुझे आइडिया नहीं था यार कि इसलिए मैनेजमेंट वाले बराबर एब्स्ट्रैक्ट लगाते हैं। नहीं तो हाथी लगा दिया तो बंदा तो आएगा सीधा निकल जाएगा, हाथी तो लगाया क्या है उसमें। जी, एनी क्वेश्चंस फ्रॉम द स्टूडेंट साइड, क्योंकि मेरे बहुत है। साधना मैम ने वहां से भेजा है कि मिस्टीरियस पेंटिंग्स क्या होती है? मिस्टीरियस पेंटिंग जो होती है अपने इंडियन आर्ट में बहुत सारे जो स्टोरीज है उस टाइम की, तो उसके ऊपर जो बनाई गई है।
आप देखते हो, मैं एग्जांपल देने के तौर पे बताता हूँ कि हमने जो अजिंठा में पेंटिंग्स देखे, तो वहां पे आपको स्टोरीज दिखेगी। राइट। एक पैनल पे आपको अलग स्टोरी दिख रही है, और वही कैरेक्टर आपको दूसरे पैनल पे, सीलिंग पे या फिर दूसरी दीवार पे वही कैरेक्टर्स है, लेकिन अलग कुछ तो भी वहां पे चल रहा है। तो ये उन्होंने स्टोरीज बताई है। जब आप ये सब स्टोरी को अच्छी तरह से देखोगे, समझोगे, एक दो दिन में तो कुछ होगा नहीं, कई महीनों का या फिर कई सालों का रिसर्च होता है ये। और ऐसा काम करने वाले बहुत कम लोग हैं जिन्होंने ये किया है। उनके किताबें भी है, वो किताबें हम पढ़ सकते हैं, उसमें उनका क्या राय है वो समझ सकते हैं। उनकी राय हमारे लिए फाइनल नहीं हो सकती, हम अपनी राय खुद कर सकते हैं। तो ये मिस्टीरियस है कि उसमें वो जो स्टोरी बताई गई है, वहां पे बनाए गए इस टाइप के पेंटिंग्स, यही टाइप के मिनिएचर आर्ट्स भी है जो छोटे छोटे पोस्ट कार्ड साइज पे भी बनाए गए हैं। आप अगर नेशनल म्यूजियम जाओगे मुंबई में, तो आपको ऐसे टाइप के बहुत सारे छोटे पेंटिंग से लेके बहुत सारे बड़े पेंटिंग्स तक आपको ओल्ड मास्टर्स की पेंटिंग देखने मिलेगी। एक हैंड रेस किया गया है, दर्शना चैन डिवाइस से। आई रिक्वेस्ट टू अनम्यूट योरसेल्फ, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। सर लियोनार्डो दा विंची इतने ग्रेट आर्टिस्ट थे, तो उनकी पेंटिंग्स में ऐसा क्या था कि उनकी पेंटिंग्स करोड़ में बिकती थी? जी, वो एक अच्छा सवाल है सर। लियोनार्डो दा विंची के पेंटिंग्स में ऐसा क्या था कि करोड़ों में वो पेंटिंग्स बिकी? ये सवाल तो आप सबका भी होगा, तो मैं इसके लिए बोलूंगा ये ग्लैमर है। और आपका सक्सेस रेट जो आपको देता है, वो आपको आपका ग्लैमर देता है। ग्लैमर मीन्स आपके आजू बाजू में आपने वो कैसे वातावरण क्रिएट किया है, तो वो वातावरण उस वक्त या फिर उसके कुछ सालों बाद लियोनार्डो दा विंची को मिला है ना। उनका वर्क तो था, अच्छा था, उसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन ऐसा अच्छा वर्क होने वाले और भी कई सारे आर्टिस्ट थे जिनको, लेकिन जिनको वो ग्लैमर नहीं मिला, इनको मिला है। आप आज हम लोग इनके बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं या फिर बोलते हैं। ऐसे तो कई सारे आर्टिस्ट और भी है जिनके बारे में हमको पता ही नहीं। तो ये ग्लैमर फैक्टर करता है, बस मैं इतना ही बोलूंगा। सो मोनालिसा एक्चुअल में आर्ट की वजह से नहीं, मे बी उसके पीछे की स्टोरी की ग्लैमर वजह बहुत से। सारे स्टोरीज है उसके पीछे राइट। कि जो मोनालिसा का पेंटिंग है वो चोरी हो गया, फिर उसको एग्जैक्टली। अच्छे खर्चा करके बहुत सारा उसको सेफली रखा गया। फिर उसके लिए बहुत सारा क्या क्या बोलेंगे कि बहुत सिक्योरिटी करी गई। ये सब रीजन की वजह से वो और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। और सर मोनालिसा की पेंटिंग जहाँ कहीं भी है, भगवान सलामत रखे, हाँ, लेकिन क्या सच में वो ओरिजिनल पेंटिंग है? ये भी एक बड़ा सवाल हो ये भी सकता है। एक सवाल जी। हो सकता है, लेकिन आज हमारे सामने जो है उसी वो को हम वही सच हमारे मानते जो। हैं। जी। हाँ, जी बेटा रुद्र। राइट। 3:1। देखो ये वाला 3:1 ये जो बोल रहा है गोल्डन रेशियो, तो इसमें मैं बोलूंगा किसी भी पेंटिंग में एक अट्रैक्शन पॉइंट होता है। अट्रैक्शन पॉइंट बोलो या फिर गोल्डन पॉइंट बोलो, है ना, मीनिंग तो सेम ही है। तो ये जो अट्रैक्शन पॉइंट है, ये होने की वजह से उसमें और ज्यादा निखार आ जाता है। जैसे सिंपल सा एग्जाम है, हमारे लोगों के पास आज अच्छे अच्छे कैमरे हैं, राइट। मोबाइल कैमरा है, डीएसएलआर कैमरा है, उसके जरिए हम पोर्ट्रेट कैच करते हैं। तो जब हम लोग देखते हैं पोर्ट्रेट कैच करते हैं, का पीछे का बैकग्राउंड जो है हम उसको ब्लर करने की कोशिश करते हैं, और ब्लर अगर होता है तो अपना पोर्ट्रेट और ग्लो करता है। तो अट्रैक्शन पॉइंट क्या हो गया? फेस। और ब्लर हमने बाकी का बैकग्राउंड कर दिया, तो गोल्डन पॉइंट फेस आ गया, उसकी वजह से वो फ्रेम अच्छा दिखता है। यही ट्रिक बहुत सालों से आर्टिस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अलग तरह से। उन्होंने ब्लर किया वगैरह ऐसा नहीं, उन्होंने अट्रैक्शन पॉइंट अलग से रखे, उसको अलग हाईलाइट किया, उसको हम गोल्डन पॉइंट बोलते हैं।
Sir is a very renowned sketch artist. He is my guru in sketching. हालांकि मैं 10 ही दिन जा पाया था, पर सर ने 10 दिन में बहुत सारा शेडिंग वर्क एंड ऑल सिखाया था मुझे। सर, अगर हम लोग एकदम रैपिड कुछ आपको बोले कि यार इंटरैक्टिव पैनल है, कुछ आपको बनाना है मे बी, तो और कैरिकेचर के अंदर सर ने बहुत अच्छे उनके कुछ वर्क किए हुए हैं। यू कैन सर्च ऑन फेसबुक कैरिकेचर का। एक सेगमेंट ले लेते हैं छोटा सा, कि एक मे बी 2 मिनट्स का टाइमर मैं आप लोगों को बहुत टाइम देता हूँ, तो सर को भी एक 2 मिनट का टाइमर देता हूँ, ठीक है? और ये द पेन इज योर्स, द बोर्ड इज योर्स। 2 मिनट के अंदर सर क्या करके दिखा सकते हैं सर? बट टाइमर हम लोग लाइव चलाएंगे। सर थोड़ा सा स्टॉप पॉज कीजिए। जी, मैं अभी उसके बारे में नहीं थोड़ा किया। सा, हाँ, जी उसके बारे में शुरू में बोल देता हूँ जी। कि ये जो कैरिकेचर है या फिर टाइपोग्राफी है, कैलीग्राफी है, इस टाइप के कई अलग अलग शेड्स, कई अलग अलग पहलू आर्ट फील्ड में होते हैं, और उसका बेसिकली कोई एजुकेशन नहीं होता है। वो हमें अच्छा लगता है, हम उसके लिए पैशनेट है, तो उसकी वजह से हम उस पर मेहनत करते हैं अलग से। तो ऐसा ही एक चीज है कैरिकेचर। तला बोलो ना। वो खुद ही एक अलग ही क्रीचर है सर हमारा। आरो आओ क्रीचर। बेटा, आ रहा। इधर आ जाओ। तो ये जो कैरिकेचर फील्ड है उसके बारे में और भी डिटेल्स बोल सकते हैं, लेकिन हम कम टाइम की वजह से मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, खड़े रहो। थोड़ा सा करके दिखाऊंगा, ठीक है? इसको रखना है इधर। हाँ बस भैया अंकल के पास देखते रहो, सर के पास, वो आपका पिक्चर बनाएंगे, ठीक है? हाँ, करें मुझे सर स्टार्ट। देखोगे? सर 2 मिनट का टाइम कम हाँ, बढ़ा दूं? ठीक है। बढ़ाऊं? नहीं नहीं, ठीक है ना, कोई बात ओके। नहीं। इधर देखो बेटा। अरे 50 सेकंड बाकी है सर। जी सर। जी, एक सिग्नेचर आपका विथ आपका मोबाइल नंबर। नहीं, ऑब्वियसली इफ यू वांट टू गेट इन टच, इज सो ओपन हार्टेड। आप सोचिए बेटा, अभी तो 22 सेकंड बाकी है, और अगर सर इतने कम समय में कैरिकेचर क्रिएट कर सकते हैं, तो इफ डिटेल उनको डालने बोली जाए तो वो तो सीधे आरओ को खड़ा कर देंगे बोर्ड पे। बट सर, आई लिटरली मीन कि इफ यू पीपल वांट टू गेट इन टच विद सागर सर एनी टाइम, फॉर दो सी, हम लोग एक सेशन लेते हैं हमेशा, जिनको उनसे आगे, हाँ भैया पता है, पता है, उसको नहीं पता ड्राइंग पूरी हो गई। वेल, हम लोग जब कहते हैं कि सेशंस लेते हैं हमेशा, तो वी पीपल प्रोवाइड द नंबर्स ऑफ दोज गेस्ट, क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है सारे सवाल के जवाब और हर किसी का इंटरेस्ट। जैसे आपका एक क्वेश्चन है, तो आप बाद में रुक के सर से अभी बात करिएगा, बिल्कुल। बट इफ यू वांट टू गेट इन टच विद सागर सर, विल प्रोवाइड द नंबर्स ऑन व्हाट्सएप ग्रुप। गेट इन टच, ही इज वेरी गाइडिंग सोर्स है सर, खुद एक। एंड ऐसा नहीं है कि कोई चार्जेस लेंगे, क्लासेस लेंगे। सर क्लासेस नहीं लेते, मैंने लास्ट 2 ईयर से सर को अप्रोच करके रखा हुआ है। एज आई हैव सेड, नाटा के लिए मालेगांव में कोई क्लासेस नहीं है, नोबडी गेट्स इट डन, बट ही इज वन ऑफ दोस पर्सन हु इफ he starts,
then we will have a faculty for NATA examinations as well in the town, the best of all. So सागर sir, I hope you won't mind कि अगर मेरे बच्चे या पेरेंट्स उनके आपको कॉल करें, आप बिजी हो उनको बता दीजिएगा कि कब कॉल Sure, करें, sure. बट प्लीज आप हमारे फैमिली में ऐड ऑन हुई हो, हमको भी आपकी फैमिली में ऐड ऑन कर लीजिएगा, ये मैं आपसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगा. आरव विल बी वेरी हैप्पी फॉर दिस कैरिकेचर. नाउ आई विल रिक्वेस्ट आवर चेयरमैन मैम टू प्लीज कम फॉरवर्ड एंड डू द ऑनर. सागर सर, टाइम का बहुत कमी है, वहां पे क्वेश्चंस के फ्लड है, बट एज आई सेड कि आई विल ड्रॉप द नंबर ऑफ सागर सर टू यू ऑल. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट, और एक टोकन ऑफ लव फ्रॉम आवर साइड टू यू. सर फॉर्मेलिटीज काहीच गरज अरे नहीं सर, ये फॉर्मेलिटी नहीं है, हमारे परिवार की तरफ से एक रहता है सभी के लिए, हमारे फैमिली. वेलकम टू द फैमिली में बोलूंगा, वेलकम टू द फैमिली. I'll also request our Mateen sir to please come forward for being a help. Mateen sir himself is a teacher. He's from Takshila Rudra कब से इसलिए शांत बैठा हुआ है मेरा. Thank you so much Mateen sir for being a part. You people have always been our family. आप लोग हमेशा हमको गाइड करते रहे हो. Those who want to ask further questions, they are welcome. Sir, if you want to select anyone, might be two children. नहीं, तो आप किसको यहाँ पे सबसे ज्यादा अटेंटिव फोकस्ड मान रहे थे अभी तक के, जिसने पूरा एक बेस्ट, दो बेस्ट? एक्चुअली ऐसा कुछ करना तो नहीं चाहिए. नहीं सर, उसका रीजन मैं आपको बता, अभी उसका रीजन मैं आपका- आपको बता दूं. देखिए बात क्या है ना, जो पेरेंट्स भी देख रहे हैं, मेरे बच्चों को आप लोगों ने उनकी बुराइयों के लिए इतने बार टोका होगा, बट मैं हमेशा ये बिलीव करता हूँ कि उनकी अच्छाइयों के लिए भी उनको प्रमोट करना चाहिए. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सभी अटेंटिव थे, रीजन ये था कि सर यहाँ पे बैठे हुए थे, मैं यहाँ पे था, मैं जानता हूँ इन लोगों को कि इनको ध्यान देना एक कंपल्शन बहुत सारे लोगों के लिए, और इसमें कोई हार्म नहीं है कि टू से कि आर्ट्स फील्ड को उतना इंपॉर्टेंस हमारे घरों में नहीं दिया जाता. लुकिंग एट द फैक्ट कि भाई क्या तो कर लेगा, इतना पॉपुलैरिटी नहीं है, कुछ ही लियोनार्डो दा विंचीज हुए, कुछ ही एम एफ हुसैन हुए, तो नहीं इतना क्रेज. And arts is considered to be a, a field that is to be decided. अगर कुछ नहीं है तो आर्ट्स तो कर ही लेगा, but believe me, this field is more of sciences, more of mathematics. सागर सर से मैं आज फिर वो रिक्वेस्ट करूंगा जो पिछले 5 सालों से आपको कर रहा हूँ सर. We have to integrate those, art lines and sciences. जो NCERT खुद अब कर रहा है, आर्ट इंटीग्रेशन उसने इंक्रीज किया. पता नहीं स्कूलों में और पेरेंट्स कब इस चीज को समझ पाएंगे, लेकिन बट ये करना जरूरी है, क्योंकि उनको अप्रिशिएट करना भी जरूरी है जो बहुत अटेंटिव थे, उनको डांटना भी जरूरी है जो नहीं थे. तो उनको डांटना तो खैर मैं आपके जाने के बाद ही करूंगा, लेकिन अप्रिशिएट अगर आपको करना है तो आप. सर एक्चुअली सर आपके बारे में बहुत ज्यादा फिक्रमंद है, इसकी वजह से जी. उनको जज करना है कि कौन ज्यादा अच्छी तरह से यहाँ पे अटेंड किया या फिर जो भी है, ये उनका व्यू हो सकता है. लेकिन मेरा व्यू ये है कि मैंने आप सबको बहुत ज्यादा लोगों को देखा कि आप सही तरह से सुन रहे थे, और कुछ जगह पे कोई बहुत ज्यादा सुन रहा था, कुछ जगह पे कम सुन रहा था, मतलब मुझे समझ रहा था. ऐसे अप्स एंड डाउन मैंने देखे अभी के इसमें. तो सभी एक टाइम पे कोई एक को पकड़ लो तो वो फिक्स स्टार्ट से लेकर एंड तक कंसिस्टेंसी रहा है ऐसा मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कुछ तो भी जजमेंट देना है जी. बस इसी के वजह से मैं जजमेंट दे रहा हूँ. लेकिन इसके बारे में आप जरा भी मत सोचो कि मेरा कुछ सर आप में से किसी को नहीं पहचानते फ्रैंकली बोलो तो, या हाँ. पहचानते भी होंगे तो हम मैंने न्यूट्रल है. कुछ स्टूडेंट्स को देखा है सर, मैं ज्यादा लोगों को नहीं पहचानता हूँ, राइट. है ना. तो मैं सबसे पहले दूंगा जी, आपका नाम. ये हाँ. अमोघ आज मेरा है सर, ये अमोघ आप आज ये- मेरा है, कल किसी और का है. आजा बेटा. ओके, अमोघ वाज अ बिट अटेंटिव. उसका चेहरा है ना, वो गोल्डन पॉइंट है जहाँ पे ध्यान शायद जाता होगा. आइए बेटा अमोघ. वेल फॉर बीइंग द मोस्ट अटेंटिव चाइल्ड ऑफ द क्लास. वेलकम बैक. देन यू, क्या नाम बेटा? इच्छा कि ये लास्ट सेकंड, सेकंड लास्ट सेकंड, सेकंड लास्ट. जिसको मैंने पकड़ा. ध्वनि 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 ध्वनि. नहीं एक्चुअल में
सौम्य आज आया नहीं है, सौम्य आज आएगा। ये वो तो कोई कहाँ है सौम्य? है सौम्य? कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा ध्वनि। देख मैंने क्वेश्चन पूछा अच्छा हुआ ना, तो तूने सामने से पूछा। अंकिन और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिनका मेरी तरफ बहुत अच्छे से ध्यान था, लेकिन मेरे हाथ में 2 ही थे। सर और बोलिए आप, अरे मंगवा लेंगे मैम, बुलाइए आप। ये तो एक उनका पार्ट है कि आपको और ज्यादा मोटिवेट करने के लिए। फॉर आस्किंग ऑनलाइन क्वेश्चंस भी मैं निधि और जो दर्शना जैन डिवाइस से जो चाइल्ड थे उनको भी आज के प्राइजेस है जो हम लोग कल अवार्ड करेंगे। मेरा एक ही मकसद है, आप अटेंटिव रहिए, सुनिए, समझिए, क्योंकि देखिए कई बार पर्सपेक्टिव है ना बदलता है, एक्सपर्ट्स को सुनते हैं हम लोग तब हमारे पर्सपेक्टिव चेंज हो सकते हैं, इसीलिए इनको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। संडे मुझे भी बहुत प्यारा है, मेरी फैमिली वेट कर रही है कि कब कार को सेल मारा जाएगा और यहाँ से निकला जाएगा मालेगांव से बाहर, बट देन यू पीपल आर द फर्स्ट फैमिली टू मी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अटेंटिव, थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग अ पार्ट, एंड इट वाज एन ऑनर टू हैव यू ओवर हियर सर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड ड्रॉपिंग आउट द नंबर ऑफ सागर सर टू यू ऑल, जिनको टच में आना है वो लोग आए और आप आए, आप सर से बात करिए, एंड इट्स ओवर फॉर ऑल। थैंक यू सो मच, हैव अ हैप्पी संडे, एंजॉय। रेनकोट्स निकाल लो, कल मॉर्निंग की क्लास नहीं होगी क्योंकि कल ईद के वजह से यहाँ पे नमाज अदा की जाती है, तो वो हमें नगर पालिका ने बताया है कि मॉर्निंग में हम क्लास नहीं ले सकते। सो क्लास विल रन एट द रेगुलर शेड्यूल 12:30 ऑनवर्ड, जो भी शेड्यूल है वो रेगुलर फॉलो होगा, मॉर्निंग वाले इवनिंग में आएंगे कल के दिन। Thank you and Eid Mubarak to all in advance. Thank you so much. जी बेटा आप आ जाइए, बात करना है आपको। मिनिएचर पेंटिंग online. Those who are online, thank you so much for being there with us to this session. I hope I can bring more of gem people out here. Thanks a lot. You have been a wonderful audience, I must say.